हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोगों को पता है सेशन के बारे में और सीरीज के बारे में, इस पर्टिकुलर चैनल पर आपको क्लास 11th की सारे लेक्चर्स मिल रहे हैं, क्लास 12th के सारे लेक्चर्स मिल रहे हैं। अगर आप 11th 12th पास आउट हो, ड्रॉप ईयर है आपका, ड्रॉपर स्टूडेंट हो और किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर वो मेडिकल एग्जाम, मेडिकल से रिलेटेड एग्जाम हो, ठीक है, चाहे तो आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप एएमयू बीटेक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप एएमयू बीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप जेडब्ल्यू मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो सारी क्लासेस लेक्चर पर अपलोड होती हुई आपको दिखाई देती होंगी। इस तरीके से हम क्लासेस अपलोड करते हैं कि 11th और 12th दो प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। 11th में अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, एज यू नो मी, आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो 11th क्लास की मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट में आपको 11th क्लास की वीडियोस मिलेंगी और वो वहां अपलोड हो रही है रोज। और अगर हम 12th क्लास की बात करें तो 12th की प्लेलिस्ट आपको मैथ्स की अलग मिलेगी और 12th की प्लेलिस्ट में आपको 12th क्लास की मैथमेटिक्स की सारी वीडियो, सारे सिलेबस की वीडियो धीरे धीरे अपलोड हो रही है और वो वहां पर मिल जाएंगी आपको। अगर हम बात करें लेवल का, तो आप कोई भी लेक्चर सीरीज मैथ्स में अगर मेरी फॉलो करते हो तो आप ये पाओगे कि बिल्कुल बेसिक फंडा से स्टार्ट कराए, फंडामेंटल से स्टार्ट कराए और उसको बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे तो हम एक एडवांस लेवल तक उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के जा रहे हैं, ताकि हम, चाहे आप बोर्ड्स के लिए टारगेट कर रहे हो या फिर जेडब्ल्यू मेंस या एमयू बीटेक, हम उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लें और उससे जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो हम वहां पर आसानी के साथ सॉल्व कर दें, ठीक है। अगर मैं बात करूं सिलेबस की कि कितना अपलोड हो चुका या कितना हमने सीरीज में पढ़ा दिया है, तो अगर मैं 12th की बात करूं, क्योंकि 12th क्लास का ये भी चल रहा है ये सीरीज, तो मैं 12th की ही बात करता हूं। 12th क्लास की अगर मैं बात करूं तो 12th क्लास में मैंने मैट्रिसेस चैप्टर से स्टार्ट करा था और अगर आप लेक्चर सीरीज देखोगे तो मैट्रिसेस वाली जो लेक्चर सीरीज है उसमें लगभग 8 से 9 लेक्चर है, उसमें कंप्लीट मैट्रिसेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर मैंने चैप्टर नंबर 2 डिटरमिनेंट स्टार्ट करा। डिटरमिनेंट छोटा चैप्टर था, उसमें शायद 3 से 4 लेक्चर है, वो कंप्लीट 3 से 4 लेक्चर आपको डिटरमिनेंट सीरीज दे देते, आपको डिटरमिनेंट पूरा वहां देखने के लिए मिल जाएगा बेसिक से एडवांस तक। फिर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट करा था, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आई थिंक 10 से 11 लेक्चर है और वो 10 से 11 लेक्चर सीरीज अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉलो करते हो तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी आईटीएफ की नॉलेज बेसिक से एडवांस तक हो जाएगी, आपका फाउंडेशन भी स्ट्रांग हो जाएगा और आपको एडवांस लेवल वाली प्रॉब्लम भी आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमने सबसे बड़ी सीरीज यहां पर स्टार्ट करी है जिसका नाम है कैलकुलस सीरीज। अगर आप 12th क्लास को देखते हो तो 12th क्लास का लगभग मैं सोचता हूँ 40 से 50% सिलेबस कैलकुलस सीरीज पर है। कैलकुलस में हमारे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, हमें डिफरेंशिएशन पढ़ना होता है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी पढ़ना होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ना होता है, डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ना होता है। ये जो सारे भी हमारे पास चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को हमने दो टॉपिक में, दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है। एक को हम बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस और एक को हम बोलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। अगर आपको कैलकुलस पर कमांड चाहिए तो आप ये दोनों पार्ट बहुत अच्छे से कवर अप कर लो, डिफरेंशियल कैलकुलस भी और इंटीग्रल कैलकुलस भी। लेकिन अगर आप डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस डिटेल में पढ़ते हो, अच्छे से कवर कर रहे हो, तो फिर आपको जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, यानी कैलकुलस को अगर आप फिंगर टिप्स पर करना चाहते हो, तो सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए फंक्शंस। फंक्शंस आर द फाउंडेशन और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द कैलकुलस। तो इसीलिए सीरीज का नाम तो मैंने कैलकुलस रखा, लेकिन पिछले 12-13 दिन से हम फंक्शन की नॉलेज डिटेल में लेने की कोशिश कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 14 है फंक्शंस पर। लगभग हमारा ये, आप बोलोगे मैं रोज 2-3 दिन से यही बोल रहा हूं, लेकिन मैं कोई भी टॉपिक फंक्शन का छोड़ना नहीं चाहता। अभी इसमें हमारा, आज हम कंपोजिट फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर इनवर्स पढ़ेंगे, तो शायद 2 लेक्चर्स आप और मान के चलो जिसमें हमारा फंक्शन डिटेल में कंप्लीट हो जाएगा। जब फंक्शन डिटेल में हो जाए, ये जो भी 15-16 वीडियो आए फंक्शंस की वो आप पूरी देख लो, फंक्शंस पे आपको एकदम कमांड आ जाए, तब हम इस काबिल हो चुके कि अब हम कैलकुलस की दुनिया में कदम रख सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस पहले कंप्लीट कर लेते हैं।
आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है फंक्शंस का, और आज हम पढ़ना चाहते हैं कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, कंपोजिट फंक्शंस पढ़ेंगे आज। कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, क्या कंपोजिट फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है, ये आज हम डिटेल में सीखेंगे। तो जैसा कि इसका नाम है कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, इसका मतलब है कंपोजिशन ऑफ टू कंपोजिशंस ऑफ टू और मोर फंक्शन। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ टू और मोर फंक्शन, ये हमारा कंपोजिशन है दो या दो से ज्यादा फंक्शंस का। ये कंपोजिट फंक्शंस का मतलब है कि हम कंपोजिशन करना चाहते हैं दो या दो से ज्यादा फंक्शंस का। फॉर एग्जांपल लेट अस से कि मैंने आपको एक फंक्शन दिया जो ए से बी डिफाइंड है, इसको बहुत ध्यान से समझने की चीज है। जो ए से बी डिफाइंड है, इसके अंदर मेरे एलिमेंट है 1 2 3 4, इसके अंदर एलिमेंट है मेरे ए बी सी डी और ई। ठीक है, एक सेट और ले लेते हैं सी, और इस सी के अंदर मेरे एलिमेंट है अल्फा बीटा गामा और डेल्टा या फाई। ठीक है, इसके अंदर मेरे एलिमेंट है। अब मैं बोल रहा हूं कि एक फंक्शन है जो ए से बी डिफाइंड है, वो फंक्शन एफ है, और एक फंक्शन है जो बी से सी डिफाइंड है, वो फंक्शन जी है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, 1 कनेक्टेड है ए से, 2 कनेक्टेड है बी से, 3 कनेक्टेड है सी से, 4 कनेक्टेड है डी से, और यहां पर ए कनेक्टेड है अल्फा से, बी कनेक्टेड है बीटा से, सी कनेक्टेड है गामा से, और डी कनेक्टेड है फाई से। ठीक है, डी कनेक्टेड है फाई से। अब अगर मैं आपको इसको पढ़ने के लिए कहूं, मैं बोलूं जरा इस पर आप मुझे कमेंट करो ये क्या है, तो आप बोलोगे, आपके लिए पहले आप इसको नहीं देखोगे, पहले हम इसको नहीं देख रहे। ठीक है, इसको नहीं देख रहे, हम सिर्फ फंक्शन एफ को देख रहे हैं जो ए से बी डिफाइंड है। तो अगर मैं फंक्शन एफ को देख रहा हूं जो मेरा ए से बी डिफाइंड है, तो उसको मैं लिखूंगा कि मेरा कोई फंक्शन एफ है जो ए से बी डिफाइंड है, ये है। ठीक है, और अब मैं बोलूं इसको मत देखो, इसको मत देखो, तो तुम बी से सी एक फंक्शन देख रहे हो जो जी है, जी कोई फंक्शन है जो बी से सी डिफाइंड है, तो इसके बारे में तुम कमेंट करोगे सर एक फंक्शन जी भी है जो बी से सी डिफाइंड है। ये बात हमें समझ में आती है। अब मेरा सवाल ये है, क्या कोई फंक्शन ऐसा भी हो सकता है जो ए से सी डिफाइंड हो? क्या कोई फंक्शन ऐसा हो सकता है जो ए से सी डिफाइंड हो? ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, और उस फंक्शन को हम बोलेंगे कि वो फंक्शन होगा हमारा गॉफ, वो फंक्शन होगा हमारा गॉफ। यानी गॉफ मेरा एक ऐसा फंक्शन है, गॉफ मेरा एक ऐसा फंक्शन है जो ए से सी डिफाइंड है, जो ए से सी डिफाइंड है। यानी ऐसा भी कोई मेरा फंक्शन है जो ए से सी डिफाइंड है और वो फंक्शन गॉफ है। इसी तरीके से क्या ऐसा कोई फंक्शन होगा जो सी से ए डिफाइंड होगा, जो सी से ए डिफाइंड होगा? तो सी से ए मेरा जो डिफाइंड फंक्शन है वो है फॉक। ठीक है, यानी एक फंक्शन और ही भी है मेरा जिसको मैं बोल रहा हूं फॉक, और वो फंक्शन सी से ए डिफाइंड है। ये बात समझनी है। और इन्हीं दोनों फंक्शंस को, फॉग और गॉफ को, हम बोलना चाह रहे हैं दे आर कंपोजिट फंक्शन, दे आर कंपोजिट फंक्शन। ये हमारे कौन से फंक्शन कहलाएंगे? कंपोजिट फंक्शन कहलाएंगे। कंपोजिट फंक्शन कहला क्यों रहे हैं? क्योंकि ये कंपोजिशन से बन रहे हैं दो या दो से ज्यादा फंक्शन के। यानी अगर आप दो या दो से ज्यादा फंक्शंस को मिला करके, कंपोज करके एक सिंगल फंक्शन बना रहे हो, तो वो सिंगल फंक्शन कंपोजिट फंक्शन कहलाएगा। जैसे ए से सी अगर आप फंक्शन बना रहे हो जिसको आप गॉफ बोल रहे हो, क्या होता है वो बाद में बताऊंगा।
पहले सिर्फ ये बता रहा हूं कि ए से सी जो फंक्शन होगा जो हमारा गॉफ है, और सी से ए जो फंक्शन होगा वो हमारा फॉग है, तो ये कंपोजिट फंक्शंस हमारे कहलाते हैं। ठीक है, अब फॉग और गॉफ हमें ये तो समझ में आ गए क्या है, लेकिन इसका डिटेल वर्जन अब समझेंगे कि फॉग और गॉफ अगर फाइंड करने के लिए कह दे तो एक्चुअल में ये क्या है, वो चीज समझते हैं। उससे पहले इसको आप प्लीज नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे, एग्जांपल से मैं फॉग और गॉफ समझाता हूं। इसको पॉज करके जल्दी से नोट करिए। ओके, तो अब ये तो मैंने गॉफ और फॉग बताया है कि भाई ए से सी जो फंक्शन होगा वो गॉफ कहलाएगा, और सी से ए जो फंक्शन होगा सी से वो फॉग कहलाएगा। ये होते क्या है, निकालते कैसे, वो बात अब सुनिए डिटेल। ऐसे समझो, अगर मैं फॉग की बात, चलो ब्लैक से लिखता हूं, अगर मैं फॉग की बात कर रहा हूं, फॉग, तो फॉग का मतलब है एफ के अंदर जी एक्स, एफ के अंदर जी एक्स, इसको मैं लिख देता हूं, एफ के अंदर, एफ के अंदर जी एक्स डालना है। ठीक है, अगर मैं गॉफ बोल रहा हूं, गॉफ, तो इसका मतलब है जी के अंदर एफ एक्स है। ठीक है, इसका मतलब है जी के अंदर, जी के अंदर एफ एक्स डालना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, फॉग जो है, फॉग, तो फॉग स्टार्ट हो रहा है एफ वर्ड से और जी आ रहा है बाद में, एफ से स्टार्ट हो रहा है, जी आ रहा है बाद में, इसका मतलब है एफ के अंदर जी, एफ के अंदर जी एक्स, एफ के अंदर जी एक्स। गॉफ लिखा हुआ है तो जी पहले है एफ बाद में, यानी जी के अंदर एफ एक्स, जी के अंदर एफ एक्स, जी के अंदर एफ एक्स। इसी तरीके से मैं अगर एच ओ एफ हॉफ लिख देता हूं तो आप समझ जाओगे दो फंक्शन है, एक एच एक्स से एक एफ एक्स से, और एच पहले है एफ बाद में है, तो एच के अंदर एफ एक्स पड़ा होगा, है ना। मैं हॉग लिख देता हूं तो दो फंक्शन है एच और जी, इसका मतलब है एच के अंदर जी एक्स, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज दैट, लेट, मैंने आपको एक फंक्शन दिया एफ एक्स और वो दिया मैंने साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे दिया मैंने, साइन एक्स, और जी एक्स इज इक्वल टू मैंने आपको दे दिया जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे कमेंट दो कि व्हाट इज फॉग, फॉग क्या होगा। तो फॉग हमें पता है, फॉग क्या होगा, एफ के अंदर जी एक्स डालना है ना, एफ के अंदर जी एक्स डालना है। ठीक है, तो एफ के अंदर जी एक्स डालोगे तो आप एफ पर फोकस करोगे, बात को बहुत ध्यान से समझनी है। फॉग अगर मैं पूछ रहा हूं तो एफ के अंदर जी एक्स आएगा, तो वी हैव टू फोकस ऑन एफ एक्स, हमें फोकस एफ एक्स पे करना है। अब एफ एक्स था मेरा साइन एक्स, मुझे इस एफ एक्स की जगह एक्स के अंदर जी एक्स डालना है, यानी साइन एक्स की जगह साइन और एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर आ गया, विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, यानी फॉग की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब अगर मैं गॉफ बोलता हूं, गॉफ, तो गॉफ क्या है, जी के अंदर एफ एक्स, गॉफ इज जी के अंदर एफ एक्स, ओके। तो यहां पर अगर हम गॉफ निकाल रहे हैं तो जी के अंदर एफ एक्स, ठीक है, यानी जो हमारा जी एक्स वाला फंक्शन है उससे स्टार्ट करेंगे और जी के अंदर हम एफ एक्स डालेंगे। अब इस बात को जरा ध्यान से देखो, जी के अंदर एफ एक्स डालना है तो स्टार्ट विद जी। अब हमें क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो इस एक्स की जगह एफ एक्स आएगा,
यानी इसको मैं लिखूंगा एफ एक्स का होल स्क्वायर। अब व्हाट इज एफ एक्स, व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स क्या है मेरा, अच्छा ये एक ही कैसे आ गया, कुछ गलती कर दी क्या मैंने, गलती कर दी, चलो पहले इसको सॉल्व कर देता हूं फिर गलती बताऊंगा। एफ एक्स का होल स्क्वायर, तो एफ एक्स क्या है मेरा साइन एक्स, और साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स आएगा, मैंने गलती से यहां भी साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया है, ये तो साइन एक्स स्क्वायर है, यहां पर एंगल एक्स स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हमारा फॉग और गॉफ का मतलब होता है, तो बस इतना याद रखेंगे, फॉग का मतलब है एफ के अंदर जी एक्स, गॉफ का मतलब है जी के अंदर एफ एक्स, हॉफ का मतलब है एच के अंदर एफ एक्स, हॉक का मतलब है एच के अंदर जी एक्स, ठीक है। जो फंक्शन पहले है उसके अंदर दूसरा फंक्शन आएगा, इस बात को ध्यान देना है, जो फंक्शन पहले है उस फंक्शन के अंदर हमारा दूसरा फंक्शन आना चाहिए, ठीक है। तो इतना मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा। अब पहले हम बेसिक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले हॉग, फॉग, गॉफ, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। तो पहले इसको नोट करिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। ओके, तो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ओके। 1 अपॉन 1 माइनस एक्स हो गया, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स हो गया। अब इसी में मैं आपसे दो सवाल पूछता हूं, ठीक है। इसी में मैं पूछ रहा हूं फाइंड, फाइंड नंबर फर्स्ट फॉग एंड नंबर सेकंड गॉफ, हमें फॉग भी बताना है और हमें गॉफ भी बताना है। अब ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर मैं फॉग को चाहता हूं तो मैं एफ के अंदर जी एक्स चाह रहा हूं, और अगर मैं गॉफ को चाहता हूं तो मैं फिर जी के अंदर एफ एक्स चाह रहा हूं, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं पहला वाला लूंगा। पहला वाला क्या है, मुझे फॉग चाहिए। फॉग क्या होगा, मुझे एफ के अंदर जी एक्स चाहिए, एफ के अंदर जी एक्स चाहिए। तो एफ के अंदर क्योंकि जी एक्स चाहिए तो लिख दे रहा हूं मैं स्टार्ट विद एफ एक्स, स्टार्ट विद एफ एक्स, ये इंपॉर्टेंट है बात समझना, क्योंकि एफ के अंदर ही तो जी एक्स चाहता हूं, तो पहले तो फंक्शन एक्स देखना पड़ेगा क्या है, तो एफ एक्स मेरा ये है, देखो एफ एक्स मेरा क्या है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। एफ एक्स क्यों लिया सर, क्योंकि फॉग पूछा है, एफ के अंदर जी एक्स तभी रख सकते हो जब पहले एफ पता हो, ये एफ है। अब मुझे इसको एफ ऑफ जी एक्स बनाना है, तो मैं एक्स की जगह पर जी एक्स डालना चाहता हूं, यहां पर भी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की जगह पर जी एक्स आ जाएगा, ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। क्लियर हो रही है बात, मैंने क्या करा, मैंने इस एक्स की जगह जी एक्स डाला और फिर जी एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स यहां लगा दी, ठीक है। इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो 1 अपॉन, एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स, ये कैंसिल हो गया, ये बचा 1 अपॉन एक्स, ये ऊपर आ जाएगा तो आ गया मेरे पास एक्स, ठीक है। यानी ये एफ ऑफ जी एक्स ही तो मेरा फॉग है, फॉग की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, फॉग की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है एक्स, तो मेरा फॉग तो आ गया, फॉग इज इक्वल्स टू एक्स आ रहा है, फॉग कितना आ रहा है एक्स आ रहा है। अब इसको हम संभाल के रख लेते हैं, इसको संभाल के रख लेते हैं, ठीक है। इसको हमने रख लिया यहां पर। अब मैं आपसे अगर गॉफ पूछता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे गॉफ को पूछ रहा हूं तो मैं जी के अंदर एफ एक्स डालना चाहता हूं
और स्टार्ट करूंगा यहां पर gx से, स्टार्ट विद gx। ये बात हमें समझनी है कि gx से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई g के अंदर ही तो fx डालोगे, तो gx तो पहले पता होना चाहिए। तो gx मुझे कितना दिया हुआ है, x माइनस 1 अपॉन x। मैं चाहता हूं इस x की जगह पर fx रखना, यानी इस x की जगह पर fx रखना चाहता हूं और इस x की जगह पर fx रखना चाहता हूं। लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ fx। fx है 1 अपॉन 1 माइनस x, यानी 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन 1 माइनस x, 1 अपॉन 1 माइनस x। ठीक है, दिस विल बिकम व्हाट, कि आप एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 1 माइनस, और दिस इज 1 माइनस x। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 माइनस x, नीचे आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस x। 1 माइनस x से 1 माइनस x कैंसिल, और ये बचा 1 माइनस 1 प्लस x। ये भी हमारा कितना आ गया, x आ गया। तो इसका गॉफ भी कितना आ रहा है, x आ रहा है। फॉग भी x आएगा, गॉफ भी आएगा। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि फॉग और गॉफ हमेशा बराबर आए। इस क्वेश्चन में आ गए तो आप ये मत समझिएगा फॉग और गॉफ बराबर होंगे। और एग्जांपल देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल देता हूं जिसमें आपको ये क्लियर हो जाए इक्वल नहीं होते। ठीक है, चलो लेट अस से कि मैं बोल रहा हूं कि मान लो, इसको ले लेते हैं, मान लो एफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर है और जी एक्स मान लेते हैं एक्स प्लस 3। ध्यान से देखना, अगर मैं फॉग बोलना, मैं बोलूं कि फॉग निकालो और गॉफ निकालो, ठीक है, अगर मैं फॉग की बात कर रहा हूं तो स्टार्ट एफ से करूंगा, एफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x की जगह पर gx आ जाएगा, इस x की जगह पर gx आ गया, ये हो गया gx का होल स्क्वायर। gx कितना है मेरा, x प्लस 3 है, ये आ गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई मेरे पास फॉग की, दिस वैल्यू फॉग, ये वैल्यू किसकी आ गई, फॉग की आ गई। अब इसी तरीके से अगर मैं गॉफ निकालूंगा तो स्टार्ट विद gx, gx है मेरा x प्लस 3, और अगर मैं x की जगह fx पुट कर दूं तो यहां भी x की जगह कितना हो जाएगा, fx हो जाएगा, और fx ऑलरेडी मुझे पता है एक्स स्क्वायर है, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये क्या आ गया, गॉफ आ गया। तो यहां से आप देख पा रहे हो गॉफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 आया, जबकि फॉग एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x आया, विच इज नॉट इक्वल, जो इक्वल नहीं है। यही हमारी प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी है। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोजिट फंक्शन, इस एग्जाम्पल को नोट करके। ठीक है, प्रॉपर्टीज और समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोजिट फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन की प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोजिट फंक्शन, पहली प्रॉपर्टी जो इसकी डेफिनेशन ही, इफ कोई फंक्शन है जो ए से बी डिफाइंड है और कोई फंक्शन जी है जो बी से सी डिफाइंड है, जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है, देन द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी, देन द फंक्शन, देन द फंक्शन डिफाइंड
फ्रॉम ए टू सी, डायग्राम दिखा दे रहा हूं, ए से बी से सी, और हमें ए से सी फाइंड करना है। ए से बी एफ हो गया, बी से सी हो गया। अब बोला है कोई फंक्शन जो ए से सी डिफाइंड हो, ए से सी, तो ये देखो ए से सी, तो वो कौन सा होगा, गॉफ होगा, ठीक है। ए से सी हमारा कौन सा होगा, गॉफ होगा, ये बात मैं बता चुका हूं। तो अ फंक्शन, देन अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी इज नोन एज कंपोजिट फंक्शन, इज नोन एज कंपोजिट फंक्शन, उसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। एंड रिप्रेजेंटेड एज गॉफ या फिर जी के अंदर एफ एक्स, एक ही बात है, ठीक है, या तो गॉफ या तो जी के अंदर एफ एक्स। अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है, अगर फंक्शन ए से सी डिफाइंड है तब गॉफ है, और इफ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सी टू ए, अगर फंक्शन ए से सी डिफाइंड है तो हमारा गॉफ होगा। अगर वो सी से ए डिफाइंड हो गया, then a function, if the function defines from C to A, then it is fog। अब उसको fog बोलेंगे, यानी f के अंदर gx, और है दोनों ही कंपोजिट फंक्शन, है ये दोनों के दोनों कंपोजिट फंक्शन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, composite functions are not commutative। इस प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं करते। मतलब आपने फॉग निकाला और आपने गॉफ निकाला, तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल ही हैं, हो सकता है इक्वल आ जाए, ठीक है, हो सकता है कि जो फॉग आया वही गॉफ आया, हो सकता है, लेकिन जनरली इसको फॉलो नहीं करते, यानी इसके इक्वल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अभी वाला एग्जाम्पल ले लेते, जैसे अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल रहा हूं, तो इसका जब आप एफ के अंदर जी एक्स निकालोगे ना, एफ के अंदर जी एक्स फॉग, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ये तो आ रहा है फॉग। और जब आप इसका गॉफ निकालोगे, यानी जी के अंदर एफ एक्स, तो एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, ये आएगा एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। और आप दोनों देख पा रहे हो कि ये दोनों इक्वल नहीं है। यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो फॉग है और जो गॉफ है वो इक्वल नहीं है, फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ, ठीक है। तो जनरली जो हमारे कंपोजिट फंक्शंस होते हैं ये कॉम्यूटेटिव नहीं होते, यानी फॉग और गॉफ इक्वल नहीं आते। ओके नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट करेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी और देखते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी और देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके तो तीसरी प्रॉपर्टी और देखते हैं जो बहुत समझने वाली है कि द कंपोजिट फंक्शन ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन, the composite function of a bijective function will be bijective। ये बड़ी ही खास बात है, बहुत खास बात है। क्या है कि अगर आप किन्हीं बाइजेक्टिव फंक्शंस का
कंपोजिट फंक्शन निकाल रहे हो तो फिर बाइजेक्टिव फंक्शन का कंपोजिशन यानी कंपोजिट फंक्शन भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन ही आएगा। तो अब हमें सबसे पहले तो ये क्लियर हो कि भैया बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, तभी तो समझ पाएंगे। इस पॉइंट को कब समझ पाओगे, जब बाइजेक्टिव क्लियर हो। तो बाइजेक्टिव फंक्शन मैंने पढ़ाया था, अगर आप लेक्चर सीरीज फॉलो कर रहे हो तो बाइजेक्टिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है विच इज वन वन एंड ऑन टू एट द सेम टाइम, अगर आप लेक्चर सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आपको याद होगा बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जो वन भी है और ऑन टू भी है सेम टाइम पर। ठीक है, अब देखो ये क्या बोलना चाहता है उसको समझते हैं डिटेल में। मैं यहां पर एक सेट ले लेता हूं, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी और डी। एक मेरे पास सेट है बी, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। एक सेट ले लिया मैंने सी, इसके अंदर एलिमेंट है एलिमेंट मान लेते हैं इसके अंदर क्या माने, अल्फा बीटा गामा और फाई। ठीक है, अब मैंने इनकी मैपिंग स्टार्ट करी। 1A से कनेक्टेड है, B2 से कनेक्ट है, C3 से कनेक्ट है और D4 से कनेक्ट है। ये कोई मेरा फंक्शन है f जो A टू भी डिफाइंड है। ठीक है, तो एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पर समझाने के लिए, एग्जाम्पल। ठीक है, f मेरा फंक्शन है जो A से B डिफाइंड है। एक फंक्शन हम ले रहे हैं g, एक फंक्शन ले लेते हैं g, किसी और मार्कर से ले लो, किसी और मार्कर से लेते हैं। ए से बी डिफाइंड, क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, ए से बी डिफाइंड। ठीक है, अब मैं कुछ और यूज करूं क्या, येलो यूज कर लेता हूं। एक है हमारा बी से सी, ठीक है, ये मेरा जी फंक्शन है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एक फंक्शन मेरा जी है जो बी से सी डिफाइंड है। ठीक है, इसको भी डिफाइन कर देते हैं। 1 अल्फा से कनेक्टेड है, 2 बीटा से, 3 गामा से और 4 फाई से। ठीक है, इन दोनों फंक्शन को अगर आप गौर से देखो तो ये दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन है। वजह क्या है, वजह यह है कि एक तो ये 1 1 है। 1 1 क्या होता है, डिफरेंट इमेज, ए की डिफरेंट इमेज इसमें 1 है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 3 है, डी की इमेज 4 है और डोमेन और कोडोमेन बराबर है। इधर आ जाओ, 1 की इमेज अल्फा, 2 की इमेज बीटा, 3 की इमेज गामा, 4 की इमेज फाई और डोमेन कोडोमेन और रेंज बराबर है। ठीक है, तो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि fx and gx both are 1 1 and on 2, both are 1 1 and on 2। ये दोनों 1 1 भी और on 2 भी, so they are bijective function, they are बाइजेक्टिव फंक्शन। ये मेरे कैसे फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि अगर तुम कोई फंक्शन ए से सी डिफाइंड कर रहे हो, अगर तुम कोई फंक्शन ए से सी डिफाइंड कर रहे हो, ए से सी होगा गॉफ, जिसका नाम है गॉफ। ठीक है, अगर मैं कोई फंक्शन ए से सी डिफाइंड कर रहा हूं, वो मेरा फंक्शन गॉफ है, तो ये फंक्शन भी बाइजेक्टिव होना चाहिए, मस्ट बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये मेरा एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ये प्रॉपर्टी का कहना है। ठीक है, कि अगर आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं 2 या 2 से ज्यादा और उनका कंपोजिट फंक्शन आप देख रहे हो तो वो भी 100% बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, चाहे आप फॉग देखो या फिर आप गॉफ देखो। अगर आप ये भी लेते हो ना, ये भी लेते हो जिसका नाम गॉफ है, सॉरी जिसका नाम फॉग है, तो वो भी आपका बाइजेक्टिव ही होगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसको नोट करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन लगाते हैं बढ़िया सा।
ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले। ओके, तो अब हम लोग, चलो पहले इसको नोट कर लो। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन लगाते हैं डिटेल में। बोल रहा है इफ gx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है, इफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन एंड g of fx, g of fx 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, ठीक है। अगर gx की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन है, g of fx की वैल्यू 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f 5/4। तो f 5/4 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास 3/2, -1/2, 1/2 और एक कर लेते हैं, कितना कर सकते हैं, -3/2 कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, वो आपको फॉग और गॉफ या कंपोजिट फंक्शन से जेडबल मेंस या एमयू बीटेक में इस पैटर्न के सवाल जनरली देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ ऑब्जर्व करने वाली बात है कि एफ एक्स नहीं है, एफ एक्स होता तो एफ ऑफ 5/4 आसानी से निकाल लेते, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हमारे पास जी एक्स है, यहां से देखते हैं, हमारे पास जी एक्स है जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है। और हम अगर जी ऑफ एफ एक्स निकालना चाहे तो आप बोलोगे सर निकाल लेंगे, एक्स के अंदर एफ एक्स रख दो, तो एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स माइनस वन, ठीक है। और एफ 5/4 पूछा है, तो एक काम करो, यहां पर एक्स की जगह 5/4 रख दो, एक्स की जगह 5/4 रख दो, तो ये हो जाएगा एफ एक्स यानी एफ 5/4 का होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ 5/4 माइनस वन, ये भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक हमने इसका यूज नहीं किया, अभी तक हमने इसका यूज नहीं किया, इसका यूज क्या होगा, और ये जी ऑफ एफ एक्स हमें दिया हुआ है, ये जी ऑफ एफ एक्स हमें दिया हुआ है कि जी ऑफ एफ एक्स है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, सही है। यहां से देखते हैं जरा f 5/4 डाल के, यहां से देखें अगर 5/4 डाल के, तो x की जगह 5/4 डालेंगे 4, समझ रहे हो ना मेरी बात, x की जगह 5/4 डाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5/4 प्लस 5, सही है। 4 5/4 का होल स्क्वायर 10 इंटू 5/4 प्लस 5, सही है। तो जी एफ ऑफ 5/4 इक्वल टू 5 5 जा 25, दिस इज 25, 4 4 जा 16, 16, 4 4 जा 16, 25/4 माइनस
5 टेन 50, 50/4 और एलसीएम लोगे 4 प्लस 5 4 20, 20/4, ठीक है। और ये हो गया हमारा g ऑफ f ऑफ 5/4 इक्वल टू, ये आ गया सर 20 और 20 40, 20 और 20 कितना हो गया 40, 45, 45/4 और माइनस का 50, यानी माइनस का 5/4, माइनस का ही आएगा ना, 45 प्लस का, हाँ माइनस का 5/4। अब एक तरफ g ऑफ f ऑफ 5/4 की वैल्यू ये आ रही है ना, ऑब्जर्व करने वाली चीज है, और एक तरफ g ऑफ f ऑफ 5/4 की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है, ये आ रही है। तो इसको हम मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को देखो तो ये भी g ऑफ f ऑफ 5/4 है, ये भी g ऑफ f ऑफ 5/4 है, LHS इक्वल है तो RHS वाली वैल्यू इक्वल होगी, है ना। और इसमें मैं लेट f ऑफ 5/4, f ऑफ 5/4 की जगह मैं मान लेता हूं यहां पर, जहां भी f ऑफ 5/4 आएगा तो वो y लूंगा, आसानी पड़ जाएगी, ठीक है। तो f ऑफ 5/4 की जगह y माना है, तो ये f ऑफ 5/4 है y, यानी y स्क्वायर प्लस f ऑफ 5/4 मतलब y माइनस 1, y स्क्वायर प्लस y माइनस 1, ये इसका RHS आ गया, और इसकी वैल्यू तो -5/4 है, इक्वल टू -5/4। इसको सॉल्व करोगे तो y स्क्वायर प्लस y माइनस 1 प्लस 5/4 इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे तो दिस इज 4y स्क्वायर, दिस इज प्लस 4y, सही है, 4y स्क्वायर प्लस 4y, और दिस इज -4 और प्लस 5 यानी प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ रहा है, यही आ रहा है ना सर, 4y स्क्वायर प्लस 4y -4 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब f ऑफ 5/4 हमें फाइंड करना है, हमने f ऑफ 5/4 को क्या मान लिया है, y मान लिया है, यानी हमें y फाइंड करना है, यानी ऑप्शन हमें y के दे रखे हैं। तो देखो जरा कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ऑप्शन नंबर -1/2 लगा के देखें। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी लगाता हूं तो 4 इंटू 1 1 जा 1 2 2 जा 4 प्लस 4 इंटू -1/2 प्लस 1, क्या ये 0 आया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, है ना, ये हो गया 2 2 जा 4 -2, तो 1 + 1 2 2 -2 0, ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। समझना ये है कि पूरा कंपोजिट फंक्शन भले ही हम पढ़ लें, लेकिन इस पैटर्न के जो बोर्ड पर आपके सामने, उस पैटर्न के सवाल आपसे पूछता है एएमयू बीटेक और जेडब्ल्यू मेंस जैसे एंट्रेंस एग्जाम में। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, है ना, किस तरीके से रिलेटेड है, ये मैपिंग समझ में आई होगी। ये फॉर्मेट जो इंपॉर्टेंट है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा, इस तरीके के हमारे एग्जाम में सवाल आते हैं एएमयू बीटेक में या जेडब्ल्यू मेंस में, ठीक है। तो ये हमारा कंपोजिट फंक्शन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम इनवर्स की तरफ बढ़ जाए और थोड़ा सा पीरियोडिसिटी का भी कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है, क्योंकि फंक्शन हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है ताकि कैलकुलस में कहीं भी लैक ना होने पाए। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।